2005 में मेरे प्रिय मित्र भक्ति तीर्थ स्वामी कैंसर से लड़ते हुए अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। ऐसे कठिन काल में उन्होंने मुझसे एक वचन लिया कि एक दिन मैं अपनी जीवनी पर पुस्तक लिखूंगा, क्योंकि उनके हिसाब से मेरी कहानी किसी सामान्य लड़के की साधारण कहानी नहीं थी, बल्कि ये तो ऐसे विदेशी लड़के की कहानी थी जिसे भगवान ने दिशा देकर भारत की पवित्र भूमि पर लाकर छोड़ा। ये पुस्तक मेरे मित्र के आखिरी वचन को पूर्ण करने का एक छोटा सा प्रयत्न है। राधानाथ स्वामी। बिफोर गोइंग अहेड, प्लीज पक्का सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस कहानी में असली भक्ति की शक्ति दिखाई दी है। वॉच टिल द एंड। द जर्नी होम ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन स्वामी श्री राधानाथ स्वामी का जीवन चरित है। 1950 में शिकागो के एक अच्छे भले यहूदी परिवार में जन्मा हुआ रिचर्ड स्लाविन कैसे वृंदावन के ब्रजवासी और भारत के स्वामी बनते हैं, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। जहां आजकल के भारत के युवा पढ़ लिख कर अमेरिका जैसे देशों में गाड़ी बंगला लेकर ऐश करना चाहते हैं, उसी जगह ये अमेरिकी बालक वहां से भाग कर आकर गंगा को अपनी माँ बनाकर यमुना की गोद में सोकर ब्रजवासी बनता है। आखिर क्यों? मुझे याद है मेरे बेस्ट फ्रेंड डैनी के घर में खेल रहा था, तब उसने कहा, तुम्हें पता है मेरे माता पिता तुम्हारा तिरस्कार करते हैं। ये सुनकर मैं डर से कांप उठा। लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? डैनी ने कहा, तुम जू हो ना, ऐसा कहते हैं कि तुम लोगों ने जीसस को मार दिया। मेरे पापा कहते हैं हम इंसान क्या, तुम्हें तो भगवान भी पसंद नहीं करते। अपने आंसुओं का कड़वा घूंट पीकर मैं अपने घर की तरफ भागा। मेरी माँ आइडली स्लाविन से मैंने पूछा, मॉम क्या भगवान मुझसे नफरत करते हैं? मॉम, क्या कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल नहीं रिची, गॉड लव्स यू। पर ऐसा क्यों पूछा? रिचर्ड, बस ऐसे ही। शायद तभी से मैं जानना चाहता था कि आखिर ये भगवान है कौन, और सच में वो है तो क्या वो मुझसे नफरत करता है? क्या वो मेरी प्रार्थनाएं सुनता है? अनगिनत सवाल थे, पर मेरी उम्र और जवाब देने वाले लोग दोनों ही कम पड़ रहे थे। जब मैं 4 साल का था, मेरा परिवार इलिनॉइस के छोटे से गांव हाईलैंड पार्क में बस गया। 8 से 9 साल की उम्र होने तक मैं कुर्सी पर नहीं, जमीन पर पालथी मारकर बैठा करता था, जो कि अमेरिका में अनभ्यस्त समझा जाता है। मेरे दादाजी बिल स्लाविन का मुझ पर अधिक प्रभाव था। उन्हें अपनी हिब्रू संस्कृति पर बड़ा नाज था। वो एक साफ दिल के करुणामयी इंसान थे। मुझे नए कपड़े पहनना, नई लग्जरियस गाड़ियों में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे मुझे ऐसा लगता कि जिनके पास ये नहीं है, मैं उन्हें नीचा दिखा रहा हूँ, तो मैं उनकी जलन या ईर्ष्या का शिकार नहीं होना चाहता था। एक बार हम सब फैमिली डिनर के लिए रेस्टोरेंट में गए थे, पर मैं बीच में ही खाना छोड़कर बाहर भाग के आया और कार में बैठ गया, क्योंकि अंदर खाना परोसने वाला मेरे ही स्कूल का एक लड़का था। उसकी ये हालत देखकर मुझे सहन नहीं हुआ और मेरी आंखें नम हो गई। मेरा बड़ा भाई मार्टी बेहद ही बदमाश बच्चा था, मानो एकदम तूफान। उसे सभी बंदर मंकी के नाम से जानते थे, जिसका शॉर्ट नेम हो गया मॉन्क। जब मैं 14 साल का हुआ और उसी स्कूल में मुझे डाला गया, तो सबको लगा लो आ गया दूसरा तूफान, लिटिल मॉन्क। भले ही मेरे भाई जैसे मुझ में कोई गुण नहीं थे, पर पता नहीं क्यों इस बाली उम्र में मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। बाकी बच्चों की तरह स्कॉलरशिप वगैरह लेकर अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का ख्याल मुझे नहीं लुभा रहा था। उल्टा उस वक्त हो रहे अफ्रीकन अमेरिकन लोगों पर अन्याय, रंग भेद और गरीबी के खिलाफ आवाज उठाना, वियतनाम वॉर में जबरदस्ती नागरिकों को भेजना, इस पर सवाल उठाना, न्याय, समानता और बंधुता के लिए लड़ना, ऐसे विषयों में मेरी रुचि बढ़ने लगी। मैं अपने जिगरी दोस्त बेसोन और गैरी के साथ मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर के सोशल रिफॉर्मिंग बुक्स पढ़ता था। उनके सिविल राइट मूवमेंट्स का समर्थन भी हमने किया। उस समय लंबे बाल रखना असभ्य माना जाता था, पर हमने अन्याय का निषेध करने के लिए लंबे बाल रख दिए। इसलिए जो लोग हिप्पीज का तिरस्कार करते हैं, उनका और पुलिस वालों के गुस्से का हम हमेशा ही शिकार होते थे। कभी कभी फ्री के डंडे भी खाने पड़े थे। मुझे 60s के सैड सॉन्ग सुनना बहुत पसंद था, और मेरा बाल मित्र गैरिलिस एक साहसी लड़का था, जिसे नए शहर, जगहें और नई संस्कृतियाँ देखना पसंद था। गर्मियों की छुट्टियों में हम कैलिफोर्निया घूम आए थे। ऐसा करने से हमें आजादी महसूस होती थी। एक दिन मेरे कॉलेज कैंपस में भारत से आए हुए महर्षि महेश योगी के ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के लेक्चर का पोस्टर लगा था। फिर क्या, उसी के बाद मेरा रोज मेडिटेशन करने का दिन क्रम चालू हो गया। मैंने द वर्ल्ड्स ग्रेट रिलीजन के साथ साथ और कई किताबें पढ़ी, जिसमें मुझे ओम के साउंड पर कैसे साइलेंट मेडिटेशन किया जाता है, ये प्राचीन भारतीय टेक्निक पता चली, और ये भी मेरी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया। तो कुछ ऐसे आध्यात्मिकता का बीज मेरे अंदर घर कर गया था। भले कॉलेज में मेरे विषय साइकोलॉजी और ह्यूमैनिटीज थे, पर मेडिटेशन और म्यूजिक हमेशा से ही मेरी प्राथमिकता थी।
यहाँ के प्राउड अफ्रीकन अमेरिकन दोस्तों के साथ मेरी अच्छी बनती थी। एक दोस्त ने मुझे उनकी एक सभा में बुलाया। तभी मंच पर भाषण कर रहे एक कृष्णवर्णीय इंसान ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, आग को आग ही मिटा सकती है और लड़ाई को लड़ाई। ये गोरे लोग हमें ऐसे न्याय नहीं देंगे। उल्टा देखो कितनी बेशर्मी के साथ ये गोरा इंसान हमारी सभा में ही आकर पहली लाइन में बैठा है। तो सारे लोग मुझ पर भड़क उठे। मेरी दोस्त ने मुझे बचाने की कोशिश की, पर बाद में उसने मुझे यहाँ से भागने का इशारा किया। मार्टिन ल्यूथर जूनियर की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वो मरने के लिए तैयार हो जाए, तो समझो उसके पास जीने लायक कुछ भी नहीं बचा। मेरे एक म्यूजिशियन मित्र ने मुझे हार्मोनिक यानी माउथ ऑर्गन गिफ्ट करके उसे कैसे बजाते हैं सिखाया था। कॉलेज का पहला साल खत्म हुआ। मैं और मेरे दोस्त जिमी हेनरिक्स नाम के मशहूर म्यूजिशियन के आइलैंड रॉक फेस्टिवल में न्यूयॉर्क आए थे। वहाँ की भीड़ में एक जवान अमेरिकन लड़के ने, जिसका सर मुंडा हुआ था, मेरे हाथ में एक पैम्पलेट थमा दिया और डोनेशन की मांग की। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तभी उसकी किसी और के साथ अनबन शुरू हुई और वो पैम्पलेट मैंने बैग में रख दिया। अगले दिन मुझे गैरी का कॉल आता है। वो मुझे तुरंत न्यू जर्सी में अपने दोस्त फ्रैंक के घर बुला रहा था। उसने कहा, हम दोनों ने यूरोप जाने का प्लान बनाया है और तुम्हें भी साथ आना है। पैसे का इंतजाम फ्रैंक करेगा, तो तुम बस आ जाओ। मैंने इसकी अपने घर वालों के सामने अचानक से घोषणा कर दी। ये सुनकर उनके चेहरे के रंग ही उड़ गए। उन्होंने अपने नौजवान मासूम बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैंने तो ठान ही लिया था। कॉलेज शुरू होने से पहले सितंबर तक आ जाऊंगा, ऐसा कहकर मैं निकल गया। यूरोप का लग्जमबर्ग हमारा पहला ठिकाना था। टेंट लगाकर हम तीनों दोस्त चैन की नींद सो गए। अगली सुबह लग्जमबर्ग की खुशनुमा हवा हम चख ही रहे थे, तभी फ्रैंक अपने टेंट से चिल्लाते हुए बाहर आया, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे किसी ने चुरा लिए। हमने मिलके सब तरफ ढूंढा, पर ना ही पैसे और ना ही बटवा कहीं मिला। फ्रैंक ने वापस जाने का सोचा, पर गैरी और मैंने मना कर दिया। हम यूरोप एक्सप्लोर करना चाहते थे, जिंदगी का नया मकसद ढूंढना चाहते थे। फ्रैंक तो चला गया और हम हॉलैंड के कुछ हिप्पीज के साथ ब्रेकफास्ट करने चले गए। बाद में हम ऐसे ही फ्री की लिफ्ट मांग कर बेल्जियम और हॉलैंड से होते हुए नेदरलैंड पहुंचे। इस फ्री लिफ्ट मांगने वाली स्टाइल को हिच हाइकिंग कहते हैं। अब तो पूरा यूरोप ही ऐसे घूमना था। मैरिजुआना या हशीश का नशा करने वाले हिप्पीज के साथ हमें रहना पड़ता था। सस्ती जगहों पर या जहाँ जगह मिले वही सोना पड़ता था। जो मिले वो काम करके पैसे और खाने का इंतजाम करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ध्यान करना, नई जगहों के लोगों को समझना, बस ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन बिना बाल वाले सफेद कपड़े पहने हुए अमेरिकन साधु के साथ मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे फल और दही मिश्रित प्रसाद दिया। मैंने कहा, ये क्या है, अब इसका मैं क्या करूं? वो मुस्कुराते हुए बोला, इसे खा लो। तब अजीब सा दिखने वाला वो प्रसाद मुझे काफी स्वादिष्ट लगा था। मैं वहाँ के हर म्यूजियम, पार्क, चर्च में जाकर जानकारी इकट्ठा करता, मेडिटेशन करता और भगवान से मेरी जिंदगी का मकसद मुझे दिखाने के लिए गुहार लगाता। कभी कभी तो लगता था कहाँ करियर बनाने की उम्र में मैं पराये देश में दर बदर मकसद के चक्कर में घूम रहा हूँ। हमारी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल और लाइफ स्टाइल के कारण हमें कई बार तस्कर या गुंडा समझ लिया जाता था, पर हमारे अमेरिकन पासपोर्ट ने कई बार जेल की हवा खाने से बचा लिया। नशे में धुत आधे नग्न युवक युवतियां हमें हर जगह मिलते थे। एक रात हमें जिमी हेंड्रिक्स का कॉन्सर्ट लाइव देखने का मौका मिला। इस संगीत का मजा लूटकर हम लंदन की तरफ निकल रहे थे, तब मेरी नजर बैग में पड़े उस पैम्पलेट पर गई जो मुझे जिमी की ही कॉन्सर्ट में न्यूयॉर्क में मिला था। उसके पीछे पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हुए एक अनजान साधु की फोटो थी। तब मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर इस दुनिया में किसी को आध्यात्मिक सुख मिला होगा ना, तो वो इसी इंसान को मिला होगा। लंदन के एक पुराने मकान में हम ठहरे हुए थे। तभी मेरे दोस्त ने एक बुरी खबर सुनाई, फेमस म्यूजिशियन जिमी हेंड्रिक्स की मौत हो गई है। मैंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हमने उसे देखा था। अखबार के मुताबिक नींद की गोलियां अधिक मात्रा में खाकर घुटन से उसकी मौत हो गई थी। मैंने मन ही मन सोचा, इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना चाहिए? इतनी कम आयु में वैभव और प्रसिद्धि के अर्श पर बैठे हुए जिमी को आखिर किस बात की कमी थी जिससे उसे सुकून की नींद न आए और नींद के लिए उसे गोलियां, ड्रग्स और सेक्स की जरूरत पड़े? इतना टैलेंट होते हुए भी अपनी ही आदतों के शिकार कैसे हो सकते हैं लोग? हे ईश्वर, मुझे मार्ग दिखाना, सद्बुद्धि देना, मुझे ऐसा मत बनाना। एक कैथोलिक चर्च के बेसमेंट में फ्री रहने की सुविधा थी। वहाँ के अंधेरे में लोग खुलेआम नशा और संभोग करते थे, जिससे ध्यान हटाना मुश्किल होता था, पर मेरी आध्यात्मिक भूख मुझे उसकी उपेक्षा करने में प्रेरित करती थी। मुझे कभी कभार लगता मैं 19 साल का हो गया हूँ, पर आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। कितनी लड़कियों ने पूछा भी, पर कभी मन नहीं हुआ। क्या मैं जीवन के रस का पूर्णतः स्वाद नहीं ले रहा हूँ जैसे बाकी लोग ले रहे हैं? साइलेंट मेडिटेशन करते करते इन सारे सवालों पर मैं चिंतन करता था। तब मेरी आंतरिक आवाज कहती थी,
तुम्हारे समवयस्कों के लिए जो जीवन फैशन, ट्रेंड और फन से भरा हुआ है, जरूरी नहीं है कि उन चीजों में ही तुम्हें आनंद मिले। क्यों ना ये जिंदगी खुद के उसूलों पे जी जाए। अब हम पेरिस, जिनीवा से होते हुए स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां हमारी मुलाकात जिम नाम के आर्मी पर्सन से हुई। उसने हमें अपने साथ घूमने के लिए आमंत्रित किया। हम इटली से होते हुए मोरक्को की तरफ निकल पड़े। उसकी कार में हमने सारा सामान और जिम ने मिलिट्री से कमाए सारे पैसे रख दिए और हमारा सफर शुरू हुआ। एक जगह भूमध्य सागर में तैरने के लिए हम रुक गए। वापस आकर देखते हैं तो क्या, सारे पैसे गायब। पुलिस कंप्लेन की तो उन्होंने उल्टा हमें ही बंदी बनाया। जिम ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से हमें छुड़वा तो दिया, लेकिन उसका बहुत नुकसान हो गया था। गैरी ने कहा, मॉन्क, क्या हम दोनों पनौती है? जिसके साथ भी होते हैं बेचारा लुट जाता है। पहले फ्रैंक और अब जिम। गैरी और मैं अपने अपने समय अनुसार मेडिटेशन किया करते। मैंने यूरोप में क्रिश्चियनिटी पर काफी अभ्यास किया, जीसस को समझने की कोशिश की। वहीं मेरा सामना आयरीन नाम की एक सुंदर लड़की से हुआ। वो खुद भी एक स्पिरिचुअल सीकर थी, इसलिए हमारी जल्दी दोस्ती हो गई। एक दिन उसने पत्र में लिखा, अगर इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मुझे संदेश भेजना। मैंने सोचा, हे ईश्वर, आप मुझसे चाहते क्या हो? यहाँ तक लाया और अब ये उलझन पैदा कर दी। आयरीन में वो सब कुछ था जिसकी मुझे अपेक्षा थी। जिंदगी में पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी है, पर क्या ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति के आड़े आ सकती है? मुझे दिशा दो भगवंत, और हो सके तो एक लड़की का दिल दुखाने के लिए मुझे माफ कर देना। मैंने वो जगह छोड़ दी और अब हम रोम में थे। मैं ताओ, भगवत गीता और बाइबल का एक साथ पठन कर रहा था। एथेंस से पहली बार मैंने अपने कुशल होने के बारे में परिवार को पत्र लिखा। कुछ पैसे कमाने के लिए हमने ब्लड भी डोनेट किया, जिसमें हम करीब करीब बेहोशी हो गए थे। वहीं हमारी मुलाकात एक फ्रेंच गिटारिस्ट और स्विस वायलिनिस्ट के साथ हुई। मैंने अपना माउथ ऑर्गन उठाया और हम चल पड़े रास्तों पर म्यूजिक बजाते हुए। रास्ते के लोग इसका आनंद ले रहे थे और गैरी पैसे जमा कर रहा था। तभी स्थानीय पुलिस ने हमें पकड़ लिया और विदेशी हिप्पीज समझकर हमारे सारे पैसे भी ऐंठ लिए और यहाँ फिर से ना दिखने की धमकी दी। और उसी दिन मेरा प्रोफेशनल म्यूजिक करियर खत्म हो गया। एक शाम आइल ऑफ क्रेटे के पहाड़ पर प्रकृति का सौंदर्य देखते देखते मैं ध्यान अवस्था में चला गया। तभी मुझे अंदर से एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, भारत चले जाओ। मैंने आंखें खोली और बिना समय गवाए नीचे की पहाड़ी पर ध्यान कर रहे गैरी के पास आया। उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और कहा, तुम यकीन नहीं करोगे मॉन्क, कुछ अजीब हुआ। एक आवाज सुनाई दी। उसने मुझे इजराइल जाने को कहा। मैंने कहा, यकीन क्यों नहीं करूंगा, मुझे भी एक आवाज सुनाई दी। उसने मुझे भारत जाने को कहा। गैरी ने ऊंची आवाज में कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो मॉन्क? यूरोप और भारत के बीच बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है। ऊपर से टर्की में कॉलेरा की महामारी चल रही है। कैसे जाओगे तुम वहाँ? अभी वहाँ जाना मतलब आत्महत्या है। मेरी बात सुनो, हम दोनों पहले इजराइल चलते हैं, फिर देखेंगे भारत जाने की। मेरे चेहरे पर गहरी शांति थी। मैंने धीरे से कहा, मैं अगली सुबह पूर्व की ओर निकल रहा हूँ गैरी। भले मुझे वो देश कहाँ है पता नहीं, पर एक ना एक दिन मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा, क्योंकि ये भगवान की मर्जी है। उन्हीं के संकेत के लिए तो हम इतने दिनों से तड़प रहे थे। अब मिला है तो मुंह कैसे मोड़ ले। अगले दिन गैरी मुझे बस स्टॉप तक छोड़ने आया। अपने बाल मित्र को मैंने कसकर गले लगा लिया और अलविदा कहा। अब कौन जाने कब मुलाकात होगी। दिस इज इट फॉर टुडे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे खाड़ी देश की मिट्टी लेखक का स्वागत करती है। क्या वो कॉलेरा महामारी से बच पाते हैं? इस्लाम का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। जय हिंद।